आप सभी का अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम नहीं आ पाया था, कुछ व्यस्तताओं के कारण। व्यस्तता क्या थी? वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, उस वजह से आपका करंट अफेयर्स का प्रोग्राम नहीं आ पाया था। लेकिन आप सबको पता होगा कि इन दिनों आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज आपके चैनल की कम्युनिटी टैब में देखने को मिलती होगी। तो प्रतिदिन आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स वहां से देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स आप वहां पे देखते हो कम्युनिटी टैब में चैनल के, उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करते हैं। मतलब जो भी हम जितनी 3 जगह पे आप करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ते हो, एक करंट अफेयर्स क्विज हो गया, दूसरा हो गया साप्ताहिक करंट अफेयर्स और तीसरा हो गया हमारा डेली का करंट अफेयर्स। तीनों में जो मैटर है वो अलग अलग है, इसलिए तीनों को आपको विधिवत ध्यान से देखना है। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज को, और हम देखेंगे कुछ द्वीप समूह इन दिनों चर्चा में रहे हैं। तो वो द्वीप समूह कौन से हैं, किन देशों से संदर्भित हैं और वर्तमान समय में चर्चा में क्यों हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा द्वीप आता है नटूना द्वीप समूह। अब जो नटूना द्वीप समूह है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि आप जानते होंगे कि इस समय चीन से सीमा साझा करने वाले सभी देश परेशान हैं, क्योंकि चीन की जो आक्रामक नीति है उसके चलते लगातार नए नए सीमा विवाद चीन द्वारा उठाया जा रहा है, चीन द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। तो इन्हीं संदर्भों में ये जो हमारा नटूना द्वीप समूह है ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने इस पर अपना दावा साबित करने के लिए प्रयास किया, चीन ने अपना दावा ठोक दिया है। तो नटूना द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया और चीन के बीच विवाद का विषय है। किसके बीच? चीन और इंडोनेशिया, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इस द्वीप समूह पर इंडोनेशिया का कब्जा है और चीन इसको मान रहा है कि ये दक्षिण चीन सागर में, आप जानते हैं कि बहुत सारे विवादित देश हैं, द्वीप समूह हैं। हम सभी को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन नटूना जो द्वीप समूह है इन दिनों चर्चा में आया है, पिछले 2 दिनों से। ये इसलिए आया है क्योंकि ये इंडोनेशिया का भाग था, लेकिन अब हाल ही में चीन ने इस पर अपना दावा, अपना क्लेम ठोक दिया है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो नटूना द्वीप समूह कहाँ पे है? ये है दक्षिण चीन सागर में। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नटूना द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है स्कार्बोर ऑफ साउल। स्कार्बोर ऑफ साउल जो ये द्वीप समूह है, यदि आप दक्षिण चीन, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दक्षिण चीन सागर के मैप को विधिवत ढंग से आपने देखा होगा, और जो भी विवादित देश हैं दक्षिण चीन सागर में उनके बारे में भी आपने जानने का प्रयास किया होगा। तो उसी मैप में यदि आज जाके आप देखेंगे तो स्कार्बोर ऑफ साउल नामक एक द्वीप समूह है, और ये जो द्वीप समूह है ये फिलीपींस का है। किसका है? फिलीपींस का है का मतलब ये है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर फिलीपींस के दावों की मोहर लगा दी थी। लेकिन क्या हुआ, 2016 में इस पे फिलीपींस के दावे की मोहर लगी थी, लेकिन चीन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समझौते को मान नहीं रहा है और उसने अभी तक इस द्वीप समूह को खाली नहीं किया है। तो फिलीपींस का इस पे कब्जा है। इनके बारे में डिटेल जानकारी के लिए, इन द्वीप समूह के बारे में डिटेल जानकारी के लिए अभी रविवार को हमारे टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण चीन सागर से संबंधित एक वीडियो पोस्ट की गई है। वहां से जाकर यदि आप देखेंगे तो ये जो भी विवाद है ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही जानिए कि किन देशों के मध्य विवाद है और एक कहाँ स्थित है। तो ये भी हो गया दक्षिण चीन सागर में। तीसरा है पार्सल आइलैंड, और इसके बारे में आप सबको पता होगा कि पार्सल आइलैंड भी कहाँ पे है? दक्षिण चीन सागर में है, और ये चीन और वियतनाम के बीच विवाद का विषय है, चीन और वियतनाम। इसके बाद आता है स्प्रेटली आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा कि चीन के साथ है, इसमें बहुत सारे देश हैं जिनका विवाद है, जिनमें हमारा वियतनाम शामिल है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे मलेशिया शामिल है, मलेशिया के साथ साथ यहाँ पे फिलीपींस शामिल है। मतलब इस द्वीप समूह पर बहुत सारे देशों ने अपना दावा, अपना क्लेम किया है, लेकिन वर्तमान समय में चीन का इस पर कब्जा है। तो कहने का मतलब ये था कि दक्षिण चीन सागर में जो भी विवादित द्वीप समूह हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपकी परीक्षा में नाम देकर पूछा जाए कि संबंधित द्वीप किस सागर में स्थित है, तो आप वहां से उत्तर सही ढंग से कर सको, अपना यही प्रयास है। अब इसमें यदि आप देखो सागरों का विवाद किससे है? चीन से है, और जब चीन से विवाद है तो चीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या? चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी, ये भी आपको पता होगा। और एक चीज और पता होगा चीन के बारे में कि अभी हाल ही में चीन ने शाडोंग नामक
नाम तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार हमने चर्चा कर लिया है। शाडोंग नामक एयरक्राफ्ट कैरियर का जलावतरण किया है। शाडोंग क्या है? चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चीन मंगल मिशन 2020 में भेज रहा है, और 2020 में जो चीन मंगल मिशन भेजेगा इसके लिए रॉकेट प्रयुक्त कर रहा है लॉन्ग मार्च 5। तो याद रखिएगा लॉन्ग मार्च 5 किसका रॉकेट है? लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है ये है चीन का रॉकेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे एक द्वीप इस समय फिर चर्चा में आ गया है। यदि आज कल का आप समाचार पत्र देखे होंगे, या रविवार का समाचार पत्र, या शनिवार का, पिछले 2 दिनों के समाचार पत्रों को यदि आपने देखा होगा तो एक और द्वीप इस समय चर्चा में है। इसका नाम है भाषण 4 द्वीप, भाषण 4 द्वीप समूह। इसका दूसरा नाम है थेगार 4, या तीसरा नाम है 4 पिया द्वीप समूह। 3 इसके नाम है अलग अलग, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पहला है भाषण 4, दूसरा है थेगार 4, तीसरा है 4 पिया। ये जो 3 द्वीप हैं चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि ये जो 3 द्वीप हैं ये अभी जल्द में ही उभर कर सामने आए हैं। क्यों सामने आए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहली बात ये संबंधित है बांग्लादेश से, और जैसे ही बांग्लादेश का नाम आता है आपके ध्यान में तुरंत आ जाता होगा कि बांग्लादेश मतलब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ देश, और बंगाल की खाड़ी में भारत की प्रमुख नदियां जाकर मिलती हैं। तो जो भारत की प्रमुख नदियां जाकर मिलती हैं, या बांग्लादेश की प्रमुख नदियां यहाँ पे जाके मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो यहीं पर इन्होंने हिमालयी जो गाद निकलती है, हिमालयी गाद को इकट्ठा करते करते इन नदियों ने एक द्वीप बना दिया है, और जो द्वीप बनाया है उसका नाम है भाषण 4 द्वीप समूह। अब बात आती है कि ये किस नदी के किनारे है? तो ये मेघना नदी के किनारे है, मतलब मेघना नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं भाषण 4 द्वीप, और या थेगार द्वीप या 4 पिया द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। अब चर्चा में क्यों है? आपने देख लिया कि बांग्लादेश से संबंधित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे रोहिंग्या, और सबसे ज्यादा रोहिंग्या विश्व में कहीं पे प्रवासित रह रहे हैं रोहिंग्या, तो वो वर्तमान समय में बांग्लादेश में रह रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा सीरिया और उस रीजन के जो शरणार्थी हैं सबसे ज्यादा कहां पे रह रहे हैं, तो वो तुर्की में रह रहे हैं। उसी तरह से यदि हम बात करें रोहिंग्या शरणार्थी वर्तमान समय में किस देश में सबसे ज्यादा संख्या में हैं, तो वो है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का 2 रीजन प्रमुख है, जिनमें कॉक्स बाजार रीजन यदि आप देखते होंगे बांग्लादेश का दक्षिणी भाग है, तो कॉक्स बाजार रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि रोहिंग्या के लिए यहाँ पे बस्तियां बनाई गई थी। अब बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश क्योंकि लगातार बांग्लादेश की जनसंख्या भी ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है, तो बांग्लादेश चाहता है कि रोहिंग्या विवाद का अस्थायी समाधान हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो ये द्वीप था भाषण 4 या थेगार द्वीप जो था, इस पर क्या कर दिया है कि रोहिंग्या को ले जाकर बसाने लगे हैं, और अभी तक इन्होंने 300 से 400 रोहिंग्या को यहाँ पर बसाने का प्रयास किया है। यहाँ पे बसाने का प्रयास किया है, और उनको सख्त वार्निंग भी दी गई है कि आप इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि द्वीप है तो चारों तरफ से जल बॉडी से घिरा है, निश्चित रूप से इनकी निगरानी यहाँ पे अच्छे से हो सकती है। दूसरी बात है कि जो बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में रोहिंग्या फैल रहे हैं उनके फैलाव को रोका जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश में जो बाहर से लोग आते हैं अवैध तरीके से रहते हैं, निश्चित रूप से वो बाद में क्या होता है, विवाद का, वहां के स्थानीय लोगों के बीच विवाद का विषय बनता है, और बाद में बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं से संबंधित ये चर्चा में था, इसलिए आपने पूरा इसको जानने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा अपना टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक जो है ये संबंधित है डिफेंस से, और देखेंगे कि डिफेंस से टॉपिक संबंधित है तो किस क्षेत्र से संबंधित है। आप इन दिनों देख रहे होंगे कि भारत का जब से चीन के साथ विवाद बढ़ा है, तो आप देखे होंगे कि भारत सरकार द्वारा लगातार सैन्य बलों को सुसज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय सैन्य बलों को लगातार बेहतर उपकरण कैसे दिलाए जाए उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन्हीं से संबंधित है एक राइफल है जिसका नाम है सिग, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग 716 असाल्ट राइफल। सिग 716 असाल्ट राइफल। अब ये जो सिग 716 असाल्ट राइफल है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि सिग 716 असाल्ट राइफल भारत किस देश से खरीद रहा है? तो भारत इसको अमेरिका से खरीद रहा है, तो पहला जवाब मिल गया।
अब जैसे ही पता चला अमेरिका से खरीद रहा है तो हमें तुरंत यह भी देखना है कि अमेरिका से हाल ही में भारत ने किन क्षेत्रों में समझौते, रक्षा के क्षेत्र में किन चीजों के लिए समझौते किए हैं। तो 2 से 3 नाम आपको याद आ जाते होंगे, जैसे सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, इसके अतिरिक्त बोइंग का एक है अपाचे। तो ये 3 हेलीकॉप्टर विशेषकर भारत अमेरिका से खरीद रहा है। इसी के साथ कामो बहुत बार मैंने बताया है, ये हेलीकॉप्टर हम रूस से ले रहे हैं। दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहां से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं। इसके बाद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हम इंडियन नेवी के लिए ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं, ये हम इजराइल से ले रहे हैं। तो इस तरह से जो भी सैन्य समझौते हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, ये आपके होमवर्क होंगे। सबसे पहली बात, S-400 कौन सी कंपनी बनाती है, सी हॉक कौन सी कंपनी बनाती है, चिनूक को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और अपाचे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों के बारे में और S-400 के बारे में, इन कंपनियों के नाम आप हमें बताएंगे और बताना भी जरूरी है। यदि नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, मैं बताऊंगा। और अभी हाल ही में भारत ने जो रूस के साथ विमानों के लिए समझौता किया है वो विमानों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा आता है मिग 29S, दूसरा हमारा आता है सुखोई 30 MKI। ठीक है, तो इन 2 विमानों के लिए भारत सरकार ने रूस से समझौता किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब मास्को के दौरे पर गए हुए थे तो उन्होंने इन दोनों के लिए समझौता किया। किसके लिए, मिग 29S और सुखोई 30 MKI के लिए समझौता किया है। तो रूस से हम क्या खरीद रहे हैं, इजराइल से क्या ले रहे हैं, अमेरिका से क्या ले रहे हैं, वो हथियारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है हमेशा के लिए कि इन चीजों के बारे में आपको बेहतर जानकारी हो। और इन दिनों एक और चर्चा में है, जैसे कि आप जानते हैं S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह से एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो इन दिनों चर्चा में है, इसका नाम भी आपको महत्वपूर्ण है, पैट्रियट। ये पैट्रियट नामक एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो पैट्रियट है ये है अमेरिका का, अमेरिका द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसको कौन खरीद रहा है, ताइवान खरीद रहा है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो पैट्रियट के लिए ताइवान ने अमेरिका से समझौता किया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डिफेंस के सेक्टर में जितने भी इंप्लीमेंट हुए हैं उसको मैंने आप तक पहुंचाया है। चलिए अब आगे देखते हैं, और कुछ चीजें हैं। जैसे आप सब जानते होंगे कि वर्तमान समय में WHO से अमेरिका अलग हो रहा है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका इन दिनों अलग हो रहा है और लगभग इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि किस तरह से कोई भी देश WHO से अलग हो सकता है या अमेरिका के WHO से अलग होने से क्या फायदे नुकसान होंगे, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आपको लिंक नहीं मिलती है तो सबसे पहले आपको जाना है आजाद MPPSC यूट्यूब चैनल में, वहां पे जाना है सेक्शन में आपके प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाना है। प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो टू द पॉइंट का कॉलम बना होगा और टू द पॉइंट जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अभी शनिवार को हमने इसके बारे में चर्चा किया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब बात हो रही है WHO की। WHO से अमेरिका अलग हो रहा है, ठीक है, और आप सब जानते होंगे WHO में सबसे ज्यादा जो सहायता देता था कोई, तो वो अमेरिका ही देता था। लगभग अमेरिका 800 समथिंग, लगभग 800 से ज्यादा मिलियन डॉलर की सहायता राशि देता, मिलियन डॉलर है याद रखिएगा, देता था। तो ये आपकी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। आपकी परीक्षा के लिए क्या जरूरी है कि भारत कितना देता था। तो जितने भी सदस्य देश हैं, मान लीजिए WHO को $100 मिलते थे, तो भारत का उसमें जो परसेंटेज था 0.48%, मतलब भारत 0.48% की सहायता WHO को देता था। तो याद रखिए कि अमेरिका कितना देता था, अमेरिका लगभग 15% की सहायता अकेले देता था।
अमेरिका 15%, भारत आधे पॉइंट से भी कम, आधे प्रतिशत से भी कम सहायता देता था। तो आप समझ सकते हैं कि यदि अमेरिका यहां से निकल जाता है तो किस तरह से यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब दूसरी बात आती है कि हमने इस संदर्भ को चर्चा क्यों किया, क्योंकि हमने इसको टू द पॉइंट में देख लिया है। तो वर्तमान समय में हमने चर्चा इसलिए किया क्योंकि अभी एक देश है, नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी थी अस्ताना, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है नूर सुल्तान। ठीक, अब चर्चा क्यों हो रही कजाकिस्तान की? कजाकिस्तान जो देश है, यहाँ पे अभी हाल ही में निमोनिया का एक नए प्रकार का मामला सामने आया है। और आप सब जानते होंगे कोविड-19 के दौर में सबसे ज्यादा गंभीर रूप से यदि किसी के लिए चुनौती रहती है तो जो व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित होता है, सेम सिम्टम्स आपको कोविड-19 के केस में भी देखने को मिलते हैं। और जो भी व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित हैं, यदि उनको कोविड-19 संक्रमण होता है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही घातक होता है। तो जो निमोनिया का नया मामला देखने को मिला है कजाकिस्तान में, WHO ने बताया कि ये जो नया मामला आया है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से आया है। मतलब ये जो नया मामला देखने को मिला है ये सेम ऐसे ही है जैसे कोविड-19 में हम लक्षण देखने को पाते हैं और बीमारी देखने को पाते हैं। तो ये नया मामला कहाँ पे आया है निमोनिया का सामने? कजाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज यहीं पे और याद रखिएगा कि कजाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है प्रबल द्वयस्तक। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रबल द्वयस्तक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? तो भारत कजाकिस्तान के साथ प्रबल द्वयस्तक नामक सैन्य अभ्यास करता है, ठीक है। अब नूर सुल्तान आपने देख लिया, नई राजधानी हो गई। तो यहाँ की मुद्रा भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ की मुद्रा है टेंगे। तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चीजों को आपको देखना होगा, जोड़ जोड़ कर पढ़ना होगा। और यदि आप एमपीपीएससी चैनल रेगुलर देखते होंगे तो आप देखने को पाएंगे कि लगातार आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही विधिवत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चाहे आप टू द पॉइंट हमारा देख लीजिए, समसामयिक दृश्य से जुड़ा होता है, प्रतिदिन 2 वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, फिर बृहस्पतिवार को करंट अफेयर्स क्विज है, शनिवार को करंट अफेयर्स का टेस्ट रखा गया है, लाइव टेस्ट होगा। और आप सब जानते होंगे कि लगातार करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर किया जा रहा है। प्रतिदिन की क्विज मिल रही है, प्रतिदिन के जो है क्विज जो होती है वो करंट से ही संबंधित होती है, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। और यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यूएई के बारे में देखते हैं, कुछ चीजें हैं जो चर्चा में है। यूएई आप जानते हैं कि इसने अपना पहला मंगल मिशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रोब अल अमन। प्रोब अल अमन नाम से ये मंगल पर जा रहे हैं। कौन जा रहा है? यूएई। खाड़ी का कोई पहला देश है जिसने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया है, उसका नाम है यूएई। नाम कार्यक्रम का है प्रोब अल अमन। एक चीज इसमें और आपको जानना है कि हजा अल मंसूरी एक व्यक्ति थे, हजा अल मंसूरी। जो हजा अल मंसूरी थे ये पहले व्यक्ति थे, खाड़ी के पहले व्यक्ति थे, पहले अरबी व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष का सफर किया था। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबी व्यक्ति कौन है? हजा अल मंसूरी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है यूएई के बारे में, तो आप सबको पता होगा यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और एक चीज यहाँ पे और आपको पता होना चाहिए भारत के संबंध में कि यूएई ने क्या किया है कि हिंदी भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। हिंदी विदेशों में भी अब लगातार सम्मान मिल रहा है और यूएई ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। बराक, एक नाम याद रखिएगा, बराक नामक पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया है खाड़ी के देशों में, वो कहां पर लगा है? यूएई में लगा है। और ये जो बराक है ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अभी तक ज्यादातर जो भी वहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे वो ज्यादातर ऑयल बेस्ड होते थे या तो कोयले पे आधारित होते थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। इकोनॉमिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत का जो व्यापार है चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा यदि किसी से होता है तो वो है यूएई। मतलब भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा है? यूएई है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यूएई की एक कंपनी है, तेल कंपनी है, एडोनॉक करके है, ADNOC। दूसरी कंपनी है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब की कंपनी है, इसका नाम है अरामको। और अरामको के तेल बेस पर यहाँ पे अटैक भी हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, इसलिए भी ये चर्चा में थे। तो जो यूएई की कंपनी है एडनॉक और अरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर भारत की एक तेल कंपनी है जिस पर निवेश किया है। और जो भारत की तेल कंपनी है उसका नाम है रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी। तो रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी में किसने इन्वेस्ट किया है? एडोनॉक और अरामको, मतलब यूएई और सऊदी अरबिया ने मिलकर रत्नागिरी फैक्ट्री में, रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में फंडिंग किया है या इसमें निवेश किया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आपने एक चर्चा इस समय सुना होगा, हागिया सोफिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हागिया सोफिया है क्या, किस देश में संदर्भित है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाचार पत्रों में एक दिन ये छाया रहा था, हागिया सोफिया। हागिया सोफिया की बात करें, पहले ये एक म्यूजियम हुआ करता था। क्या नाम है? हागिया सोफिया। ये जो हागिया सोफिया है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये पहले क्या हुआ करता था? म्यूजियम हुआ करता था, लेकिन अब इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मस्जिद में कन्वर्ट किसने किया है? तुर्की ने किया। मतलब ये कहां पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। और सबसे ज्यादा शरणार्थी, विश्व में सबसे ज्यादा शरणार्थी कहां पे रह रहे हैं? वो तुर्की में रह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी कहां रह रहे हैं, तो उत्तर होगा बांग्लादेश। तो इस तरह से पढ़ने की जरूरत है, चीजों को देखने की जरूरत है। अब इसमें क्या था कि हागिया सोफिया इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसको म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यदि आप तुर्की की अवस्थिति देखो तो एक तो ये काला सागर से सीमा बनाती है, दूसरा यदि आप देखो तो भूमध्य सागर से, मतलब भूमध्य सागर और काला सागर दोनों की सीमाएं है तुर्की से लगती है। अब दोनों की सीमा तुर्की से लगती है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि काला सागर के बारे में तो मैं बता दे रहा हूं कि काला सागर से किन देशों की सीमाएं लगती। आपको बताना है कि भूमध्य सागर से कौन से देश हैं जिनकी सीमा लगती है, क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और काला सागर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। काला सागर की यदि हम बात करें, यदि आप देखो तुर्की, ठीक है, फिर इसके चले जाओ आप पूर्व में चले जाओ तो जॉर्जिया देखने को मिलेगा। जॉर्जिया के बाद यहाँ पे रूस आ जाएगा और रूस के आते ही यूक्रेन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए कि तुर्की, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन, जहां भी रूस रहेगा इस रीजन में वहां यूक्रेन जरूर रहेगा। तो तुर्की, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन। फिर इसके बाद यदि आप देखोगे इधर से तो आपको देखने को मिलेगा बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया जिसकी राजधानी है सोफिया, फिर आ गया रोमानिया। तो ये इतने देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? काला सागर से लगती है। तो काला सागर से सीमा बनाने वाले टोटल कितने देश हो गए हमारे? 4 और 2 6 देश हमारे हो गए जिनकी सीमा काला सागर से लगती है। और इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में और राज्य विशेष में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, भूमध्य सागर से कौन से देश हैं जिनकी सीमा लगती है, वो आपका होमवर्क है, वो आप करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आप जानते होंगे कि एक एक्सरसाइज होती है, नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज भी इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार। अब मालाबार एक्सरसाइज चर्चा में क्यों है? सबसे पहली बात, जो मालाबार एक्सरसाइज है इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगा, टू द पॉइंट सेक्शन में। तो वहां पे आपको डिटेल से ये देखने को मिलेगा, मालाबार एक्सरसाइज का इतिहास पूरा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम करंट अफेयर्स के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण खंड है उनको हम देख लेते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है, इसमें अभी तक जापान, यूएसए और भारत भाग लेते थे। मतलब ये 3 देश हैं जो मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते थे। मतलब ये बायलैटरल नहीं रहा, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जापान, यूएसए और भारत।
लेकिन आप जानते हैं चीन से लगातार तनातनी बढ़ रही है, तो भारत चाहता है कि अपने इस एक्सरसाइज में अन्य देशों को भी जोड़ा जाए, और ऑस्ट्रेलिया लगातार इससे मांग करता आ रहा था, तो इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया गया है। तो मालाबार स्ट्राइक जो है, मालाबार जो हमारा सैन्य अभ्यास होगा, उसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। तो 4 देश हो जाएंगे, जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब लगातार ये कंफर्म ही है कि ऑस्ट्रेलिया को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया इसके लिए मांग करता रहा है। अब एक चीज इसमें देखने की जरूरत है कि आप एक चीज संगठन सुने होंगे, क्वाड संगठन का आप नाम सुने होंगे। क्वाड में कौन कौन से शामिल है? यही 4 देश आपके क्वाड में शामिल हैं। और भारत चाहता है कि क्वाड को अब सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ना रखा जाए, बल्कि इसके आर्थिक के साथ साथ इसके सैन्य या सामरिक दृष्टि से भी इसको रखा जाए। तो भारत लगातार चाहता है कि क्वाड जो है अब सिर्फ आर्थिक दृष्टि, सिर्फ इसमें आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें ना हो, बल्कि सामरिक और सैन्य से जुड़े हुए संबंधों को भी इसमें बढ़ाया जाए, और उसी के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही बात आ गई एक्सरसाइज की कि मालाबार 3 देशों के बीच होता था, तो अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका के बीच भारत कुछ युद्ध अभ्यास करता है, एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के साथ करता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के साथ करता है। इस समय आप नेपाल के साथ तनातनी चल रही है, तो भारत जो नेपाल के साथ एक्सरसाइज करता है उसका नाम है सूर्य किरण। ये आपको पता होना चाहिए, सूर्य किरण आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप देखो तो ब्रज प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की जो सैन्य एक्सरसाइज होती है वो आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे आप एक और नोट कर लीजिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक जो एक्सरसाइज होती है भारत और सिंगापुर के बीच होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और याद रखिएगा, एक्यूबेरिन जो अभ्यास है ये भारत और मालदीव करते हैं, भारत और मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है एक्यूबेरिन। तो एक्यूबेरिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मालदीव लगातार चर्चा में है। हमने समुद्र सेतु मिशन प्रारंभ किया था, तो समुद्र सेतु मिशन में मालदीव शामिल था। तो मालदीव लगातार चर्चा में है, तो कोई जरूरी नहीं हमसे समुद्र सेतु पूछ लिया जाए, जरूरी यह भी नहीं है कि एक्यूबेरिन पूछ लिया जाए, लेकिन मालदीव के संबंध में जो भी चीजें चर्चा में है उन पर हमारी नजरें होनी चाहिए। तो इसमें ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज यहीं पे और नोट कर लीजिएगा कि यूएसए की नेवी में पहली ब्लैक महिला शामिल हुई है पायलट के तौर पर। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है मेडलिन स्वीगल। ये जो मेडलिन और स्वीगल हैं, ये क्या है? पहली अश्वेत महिला हैं जिनको यूएसए की नेवी में पायलट के तौर पर रखा गया है, पायलट के तौर पर नियुक्ति दी गई है। अभी तक कोई भी ब्लैक महिला इस तरह से यूएसए की सेना में शामिल नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला है हमारा सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र। अब सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र है कहां पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र है, ये है तो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में है तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कुछ महारत्न कंपनियां हैं और कुछ नवरत्न कंपनियां हैं। तो भारत में जो भेल हमारा है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक देखे तो महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसके द्वारा इसमें निवेश किया गया है, इसमें सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र में, और ये 660 मेगावाट का संयंत्र है, 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इस तरह के संयंत्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र कहां पे है? पश्चिम बंगाल से संदर्भित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद पे। आप जानते हैं एक मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, और अब इसको लेकर विवाद हो गया है, और ये भारत के किसी पड़ोसी देश में है। भारत के किस पड़ोसी देश में ये मंदिर है जिसको लेकर वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये जो श्री कृष्ण मंदिर है, ये आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में इसके निर्माण की बात की जा रही थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोग, वहां के मुस्लिम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो ये श्री कृष्ण मंदिर है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब सबसे पहली बात, पाकिस्तान में कहां पे बन रहा था? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, तो इसका निर्माण इस्लामाबाद में किया जा रहा था। अब आपको क्या समझने की जरूरत है, उस टॉपिक पर हम आते हैं। सबसे पहली बात कि ये कोई पहला श्री कृष्ण मंदिर नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ मंदिर हैं जो चर्चा में थे। आप जानते थे कि एक श्री कृष्ण मंदिर था जो था बहरीन में, श्री कृष्ण मंदिर था बहरीन में। जब हमारे प्रधानमंत्री बहरीन गए थे तो इन्होंने ये जो मंदिर है इसको बोला जाता था 200 साल पुराना मंदिर। तो इस 200 वर्ष पुराने मंदिर के पुनरुद्धार के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ सहायता दिया था। सहायता कितना था? 4.2 बिलियन डॉलर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री जी बहरीन गए थे, इस मंदिर का जब उन्होंने ऋण तो नहीं कह सकते, सहायता दिया, तो आपने ये भी देखा होगा कि बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। तो बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहरीन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसांस। तो ये आपको पता होना चाहिए, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसांस। ये कहां पे है? ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसने भारतीय प्रधानमंत्री को दिया था। और इसी दौरान जब भारतीय प्रधानमंत्री यूएई गए थे, क्योंकि यूएई और बहरीन दो देशों के दौरे पे थे, तो यूएई ने भी क्या किया था? अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। तो ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जायद। अब इसमें क्या चीज और देखनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान से संबंधित है, तो पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो चर्चा में है। जैसे पहला है कोहला, नाम सबने सुना होगा, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरा नाम आता है दियामर बासा प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट हैं। तीसरा यहां पे आता है आजाद पट्टान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, ये लगातार चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है चीन की सहायता से इनका निर्माण करा रहा है। और इनका निर्माण क्यों विवादित है? क्योंकि भारत मानता है कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके, वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। उसी को देखते हुए, क्योंकि भारतीय भूभाग है, विवादित है, और चीन लगातार इसमें निवेश किया जा रहा है, इसी से संबंधित भारत सरकार की चिंताएं हैं। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है? पहले तो नाम देके पूछा जा सकता है कि कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे है, दियामर बासा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे है, आजाद पट्टान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि किस नदी के किनारे? जैसे कोहला की यदि हम बात करें तो ये है झेलम नदी पे, ये झेलम नदी पे बन रहा है। दियामर बासा की बात करें तो ये सिंध नदी पर बन रहा है। और आजाद पट्टान की बात करें तो ये भी झेलम नदी पर बन रहा है। तो झेलम और सिंध नदी पर जो ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये विवादित हैं, इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में हाल ही में वजीरा नामक एक नया शहर भी खोजा गया था। वजीरा नामक जो शहर मिला है, इसको पाकिस्तान और इटली के पुरातत्व विभाग ने खोजा है। और ये माना जाता है कि ये जो शहर है ये बहुत ही पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। इस पर अभी आगे रिसर्च आएगी। तो एक नाम पता होना चाहिए कि वजीरा नामक शहर किस देश के पुरातत्व विभाग ने खोजा? पाकिस्तान और इटली के। कहां पे खोजा गया? पाकिस्तान में खोजा गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में एक और मंदिर है, क्योंकि हम मंदिरों से अपनी चर्चा प्रारंभ किए थे, उसका नाम है स्वाला देव सिंह मंदिर। स्वाला देव सिंह मंदिर। और जो ये स्वाला देव सिंह मंदिर है, इसको पाकिस्तान सरकार ने एक लंबे समय के बाद पुनः खोल दिया है। और ये जो स्वाला देव सिंह मंदिर है, ये 1000 साल
बाद खोला गया है। ठीक है, तो 1000 साल से भी पुराना मंदिर है और 1000 साल बाद इसका जीर्णोद्धार करके पाकिस्तान सरकार ने इसको हिंदुओं के लिए खोल दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रोजेक्ट को। अगला टॉपिक हमारा क्या है। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर लग रही होंगी और आप विश्वास मानिए, यदि आप लगातार चैनल से जुड़े हैं, आप टू द पॉइंट कर रहे हैं, आप कम्युनिटी टैब से कर रहे हैं, आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स से कर रहे हैं, तो आपका बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इतना किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको कुछ भी बचेगा नहीं। तो अगला है लेबलान। लेबलान के बारे में क्या चर्चा था, क्योंकि लेबलान जो है, लेबलान में भारतीय सेना जो पीस कीपिंग फोर्स है वो कार्य कर रही थी। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स कार्य कर रही थी और वहां पे जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसमें सारे के सारे भारतीय जवान थे। तो उनको एक पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन होता है, शांति मिशन होता है, उसमें से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो भारतीय सेना को दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पर्यावरण संरक्षण अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया भारतीय सेना को। अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्नों की बात हो रही है, तो एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट जो अवार्ड है ये दिया गया था हमारी कंपनी इन्फोसिस को दिया गया था। क्यों दिया गया था? इन्होंने वादा किया है कि हम कार्बन तटस्थ हो जाएंगे, तो इसके लिए इन्फोसिस को दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस समय विवाद में रहे अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में आइए कुछ चीजें देख लेते हैं कि नेपाल क्यों चर्चा में है। सबसे पहली बात कि सीमा विवाद के कारण चर्चा में है। लगातार नए नए क्षेत्रों पर नेपाल भी दावे कर रहा है चीन की तरह से। तो वर्तमान समय में हम किन संदर्भों में देखने वाले हैं? सबसे पहली बात, नेपाल ने भारत के कुछ टीवी चैनलों को बैन कर दिया है। कुछ का मतलब समाचार वाले जो भी चैनल थे उनको नेपाल ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब अगर बैन कर दिया है तो नेपाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा या खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। चर्चा हम क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जितने भी समाचार वाले चैनल थे सब कुछ नेपाल ने जितने भी समाचार वाले चैनल थे सभी को बैन कर दिया है। अब बैन कर दिया है तो आपको कुछ पुराना याद आ जाना चाहिए। क्या? भारत का एक चैनल है, नाम है डीडी इंडिया। और इसके लिए क्या समझौता हुआ था कि डीडी इंडिया को एक तो दिखाया जाएगा दक्षिण कोरिया में। डीडी इंडिया का प्रसारण एक तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा, दूसरा किया जाएगा बांग्लादेश में। समझौता क्या हुआ था उस समय? क्योंकि टीवी चैनलों की बात हो रही है तो हमें पूर्व में चले जाना चाहिए और इस तरह से जो भी करंट है उनको देख लेना चाहिए। तो दक्षिण कोरिया ने क्या हुआ था, दक्षिण कोरिया का एक टीवी चैनल है जिसको हम बोलते हैं केबीएस वर्ल्ड, और बांग्लादेश का जो है इसका नाम है बीटीवी वर्ल्ड। तो ये दोनों चैनल आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि दक्षिण कोरिया ने भारत से समझौता किया था कि हम डीडी इंडिया को दक्षिण कोरिया में दिखाएंगे और आप केबीएस वर्ल्ड को अपने भारत में दिखाइए। उसी तरह से बांग्लादेश ने समझौता किया था कि बीटीवी वर्ल्ड को हम दिखाएंगे, आप दिखाइए अपने यहाँ डीडी न्यूज को, डीडी इंडिया को हम दिखाएंगे। तो ये दोनों चैनल आपको पता होना चाहिए कि बीटीवी वर्ल्ड किसका है, बांग्लादेश का है, बी फॉर बांग्लादेश, यहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। और दक्षिण कोरिया मतलब केबीएस, के फॉर कोरिया, तो केबीएस किसका हो गया, दक्षिण कोरिया का। हो सकता है आपकी परीक्षा में इन्हीं चैनलों का नाम देके पूछ लिया जाए कि ये किस देश से संदर्भित चैनल है, या 3 से 4 चैनलों के नाम देखकर मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो आपके इसके लिए भी तैयार रहना। और एक यहाँ का एनजीओ है, इसको बोलते हैं बराक, BRAC, ये बांग्लादेश का एनजीओ है। BRAC ये जो एनजीओ है बराक, ये वर्ल्ड का बेस्ट एनजीओ है। क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट एनजीओ है, वर्ल्ड बेस्ट एनजीओ है बराक, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि हम नेपाल की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ की एक सांसद है सरिता गिरी। जो ये सरिता गिरी सांसद थी, इन्होंने जो काला पानी डिस्प्यूट है उसके लिए नेपाल का विरोध किया था, संसद में विरोध किया।
कि ये आप गलत कर रहे हैं, गलत मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया गया, इनकी सदस्यता समाप्त कर दिया गया, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो सरितागिरी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे आगे हम देखने वाले हैं एक दो प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय लगातार फेसबुक चाहे गूगल है, लगातार भारतीय कंपनियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ ये लोग समझौता कर रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर। तो उसी से संदर्भित कुछ चर्चा आपको पता होना चाहिए, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक है गोइंग ऑनलाइन, नाम याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना। अब ये है क्या? सबसे पहली बात, ये चला कौन रहा है? इसको चला रहा है जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय किसके साथ मिलकर? फेसबुक के साथ मिलकर। तो सबसे पहला प्रश्न यही हो गया कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा फेसबुक के साथ मिलकर इसको संचालित किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये है क्या? आप सब जानते होंगे कि वर्तमान समय, क्योंकि जनजातीय मंत्रालय से मतलब जनजातीय जो युवा हैं उनको किस तरह से डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए, डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाए, जिससे वो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ सके। चाहे राजनीति की बात करें, चाहे व्यवसाय की बात करें, चाहे खेल की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, तो किस तरह से जो जनजातीय युवा हैं उनको निखार कर, उभार कर सामने लाया जाए। किसके प्रयोग से? डिजिटलीकरण के प्रयोग से, डिजिटल शिक्षा के प्रयोग से किस तरह से उनको सामने लाया जाए, उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना। मतलब जो जनजातीय युवा हैं उनको लीडर्स के तौर पर उभार कर सामने लाया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक की योजना है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं फेसबुक चला रहा है। उससे पहले जनजातीय मंत्रालय की बात कर लेते हैं। हमारे जनजातीय जो मंत्री हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम जो है इसलिए पता होना चाहिए कि यही जो हमारे मंत्री हैं, यही मंत्री हमारे हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के। तो ये जो मंत्री हैं इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो हैं यही भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख भी हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं वही भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख भी है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनका संसदीय क्षेत्र है खुंटी। ये भी आप यदि याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है कि इस तरह के कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला है बी थिंक डिजिटल। इन सब के बारे में मैंने पूर्व में बताया है, तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, किसका कार्यक्रम है वो बता दूंगा। बी थिंक डिजिटल। दूसरा हमारा है इंटरनेट साथी। बी थिंक डिजिटल किसका है? ये फेसबुक का है। ठीक है। इसी के बाद आपका दूसरा आता है हमारा इंटरनेट साथी। इंटरनेट साथी ये भी कार्यक्रम चला रही है कंपनी। फिर इसके बाद आता है यूथ स्पार्क। यूथ स्पार्क किसका कार्यक्रम है? इंटरनेट साथी किसका है? ये फेसबुक का नहीं है। ये आप बताओगे किसका है। ये आपका होमवर्क नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं बताऊंगा। तो इंटरनेट साथी आप बताओगे। यूथ स्पार्क है माइक्रोसॉफ्ट का। ये लगभग 2 से 3 बार मैं चर्चा कर चुका हूं इन चीजों की, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो नई चीजें हैं उनके बारे में बोल दूंगा। जैसे कि फेसबुक का एक कार्यक्रम है प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन जो कार्यक्रम चला रहा है, कौन चला रहा है? फेसबुक चला रहा है। इसी समय डिजिपाइवोट ये कौन चला रहा है? ये गूगल चला रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से एक और कार्यक्रम है प्रगति पहल। प्रगति पहल कौन चला रहा है? प्रगति पहल ये चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। तो इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कराना था कि आपको पता चल सके कि कौन सा कार्यक्रम किसका है। तो प्रोनाउंसिएशन, डिजिपियोट, प्रगति पहल, यूथ स्पार्क कार्यक्रम, इंटरनेट साथी, बी थिंक डिजिटल, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि डिजिटल माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। हो सकता है किसी कार्यक्रम में महिलाओं से संदर्भित हो, किसी कार्यक्रम में जनजातीय लोगों से संबंधित हो। तो इस तरह के ये कार्यक्रम है। यदि इनमें से किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टू द पॉइंट के अंतर्गत पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब 2 टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले अभी हाल ही में WHO ने बताया कि 2 देश ऐसे हैं जो समय से पहले ही खसरा रुबेला मुक्त हो चुके हैं। तो वो दोनों देश कौन से हैं? क्योंकि खसरा रुबेला मुक्त होने का जो WHO का टारगेट है वो है वर्ष 2023। मतलब WHO चाहता है कि वर्ष 2023 तक विश्व खसरा रुबेला से मुक्त हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो हाल ही में खसरा रुबेला मुक्त हुए हैं। तो वो देश हैं कौन से? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन देशों की यदि हम बात करें तो पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। और आप एक चीज याद होगा यदि आपको कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में मालदीव को लगभग कोविड-19 से पहले मालदीव को इन्होंने 30,000 खसरा रुबेला के टीका दान किया था। कितना हमने किया था? 30,000 खसरा रुबेला का टीका हमने मालदीव को दान किया था। मालदीव की बात आए तो यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ की संसद अक्सर पूछी जाती है। इसका नाम है पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस ये किसकी संसद है? मालदीव की संसद का नाम है। अब WHO के लक्ष्य था कि 2023 तक हमें खसरा रुबेला मुक्त होना है, लेकिन पहले ही हम खसरा रुबेला मुक्त हो चुके हैं। और एक वायरस आपने इस समय सुना होगा, G4 वायरस। ये कहां पे आ रहा है? G4 जो वायरस है चीन में देखा गया है। इसको दूसरा नाम दिया गया है G4EAH1N1। G4EAH1N1 G4 वायरस कहां पे पाया गया? चीन में पाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात आती है H1N1, इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस भारत में पूर्व में भी आए हुए हैं। उनका नाम क्या था? एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। जैसे आपने सुना होगा एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन जो इन्फ्लुएंजा था जिसको आप बोलते थे बर्ड फ्लू, मतलब पक्षियों के मांस से मानव में फैलता था। इसका जो वायरस था जिसको हम बोलते थे H5N1 या H7N9। तो याद रखिएगा एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, जो बर्ड फ्लू का वायरस होता है, उसका नाम है H5N1 या H7N9। इसी तरह का एक और वायरस होता था जिसको आप बोलते थे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू कैसे फैलता था? स्वाइन फ्लू सुअरों के माध्यम से फैलता था और बर्ड फ्लू पक्षियों के माध्यम से। तो स्वाइन फ्लू के वायरस जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम जो था H1N1 या H3N2। H1N1 या H3N2 ये किसका नाम है? ये जो स्वाइन फ्लू वायरस था उसका नाम है। और यदि आप G4 में देखो तो H1N1 यहां भी है। मतलब ये जो G4 वाला वायरस पाया गया है, कहां से पाया गया है? चीन में। किससे उपजा है? ये भी सुअरों से ही उपजा है। तो सब मिला के आपको बताने की जरूरत थी कि किस तरह से वायरस आए हैं और किस तरह से नाम जोड़े जाते हैं। तो इन तीनों का नाम आपको आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार के लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार का लक्ष्य 2022 में डायरिया मुक्त होना है, 2021 में फाइलेरिया मुक्त होना है और 2025 में क्षय रोग मुक्त होने का भारत सरकार का लक्ष्य। और भारत सरकार ये भी चाहती है कि 2025 तक भारत सरकार अपनी जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेगी। कब तक खर्च करेगी? 2025 तक अपनी जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक नाम है मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि। मंगोलियाई कंजूर ये है क्या और चर्चा में क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों? आप जानते हैं कि इस समय चीन को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं भारत सरकार की हैं। और ये जो मंगोलियाई कंजूर है, इसका नाम है मंगोलियाई कंजूर। ये जो मंगोलियाई कंजूर है ये पांडुलिपि है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके लिए समझौता क्या हुआ है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है ये मार्च 2020 तक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के तहत इसके 108 संस्करणों को संकलित करेगी। मंगोलियाई कंजूर बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पाठ है, या बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देने वाला एक प्रकार की
जानकारी देने वाला बुक है, इस तरह से आप मान सकते हो। इसके 108 पाठों को संकलित करने के लिए, पुनः मुद्रण करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पहल किया है। नाम से ही स्पष्ट है कि किससे संबंधित है, मंगोलिया से संबंधित है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बतौर। और मंगोलिया के साथ भारत एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलिफेंट से जुड़ा है। यदि आपको नाम पता है तो पहले आप सोच लीजिए, बहुत ही अच्छा नाम है, नोमैडिक एलिफेंट। नवंबर 2019 में ये हुआ था, तो नवंबर में फिर से होगा, नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत और मंगोलिया मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं। टोग रोग यहाँ की मुद्रा है, टोग रोग यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। और मंगोलिया के बारे में, मंगोलिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं मंगोलिया की सीमा लगती है चीन से। तो भारत का भी प्रयास है कि जिस तरह से चीन हमारे पड़ोस में लगातार देशों से संपर्क बना रहा है, देशों में निवेश कर दबाव के माध्यम से उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसी तरफ भारत अपनी सॉफ्ट कूटनीति के माध्यम से, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से मंगोलिया और अन्य जो पड़ोसी हैं, जैसे हम आसियान की बात कर ले जिनका चीन के साथ विवाद है, तो भारत सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। और इस संदर्भ में मंगोलिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मंगोलिया से जो सैन्य संबंध हो रहे हैं, जो आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं, ये सब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मंगोलिया पर आपको विधिवत नजर बनाए रखना है। तो कहने का मतलब था, मंगोलियाई कंजूर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां हैं और इनके 108 संस्करणों को पुनर्मुद्रित किया जा रहा है। कौन कर रहा है, भारत का संस्कृति मंत्रालय करा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करता हूं कि इस तरह से जैसे गैप हुआ पिछले सप्ताह, ये गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो गर्मी भीषण है, तो बहुत मुश्किल से आप सबके लिए वीडियो बनाया हूं। तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं आप सबसे कि आप सब जो भी मैंने प्रश्न पूछा है, होमवर्क जो दिया है, वो आप सब जरूर होमवर्क करके हमें बताएंगे, अवगत कराएंगे। तो यहीं पे आप सबसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें विधिवत ढंग से समझ में आई होंगी। तो बृहस्पतिवार का जो हमारा लाइव सेशन है उसमें जरूर उपस्थित रहिएगा। लाइव सेशन की टाइमिंग है 5 से 6 बजे के बीच। बृहस्पतिवार को हमारा करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। सप्ताह में शनिवार को करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, उसके लिए भी आप सबको तैयार होना पड़ेगा। तो यहीं पे अपनी चीजें समाप्त करते हैं, अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और लगातार शेयर, लाइक और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।